हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक पीओ। आज हम देखेंगे आरबीआई का एक सर्कुलर जो 8 मई को आया हुआ है। ये सर्कुलर है जो हमारी कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल होती है, वो CRAR में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जो हमारा बैंक CRAR मेंटेन करते हैं, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। CRAR में एक कंपोनेंट होता है CET1 कैपिटल, ओके। तो ये जो फॉर्मूला कैलकुलेट करने में एक जो कंपोनेंट है, उसमें एक नई गाइडलाइन आई है कि जो CET1 है उसमें आप प्रॉफिट्स इंक्लूड करना है हमको, और क्वार्टरली प्रॉफिट्स इंक्लूड कर सकते हैं। उसी के बारे में ये हमारा सर्कुलर है जो कि आरबीआई का प्रेस रिलीज है, 8 मई को आया था। आइए हम आगे पढ़ते हैं। आरबीआई ने 8 अप्रैल को ड्राफ्ट रिकमेंडेशन किया था कि हम क्वार्टरली प्रॉफिट को CET1 कैपिटल में इंक्लूड करेंगे, जिससे हमारा फाइनली CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कैलकुलेट होता है। अब ये क्या होता है, CET1 कैपिटल क्या है, इसके लिए एक बार मैं अलग वीडियो बना लूँगा। CRAR कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी के लिए हम इतना देखते हैं कि जो CRAR कैलकुलेट करना है उसमें CET1 कैपिटल जो एक कंपोनेंट है उसके फॉर्मूला का, उसमें क्वार्टरली प्रॉफिट, एक साल में चाहे 4 क्वार्टर होते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर के प्रॉफिट्स ऐड करके हम कर सकते हैं, ठीक है। ये सर्कुलर कह रहा है, पर एक कंडीशन डाली हुई है आरबीआई ने कि यहाँ से पढ़ते, करंटली कॉमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग लोकल एरिया और रीजनल रूरल बैंक में रिकॉन द प्रॉफिट्स इन करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर CRAR कैलकुलेशन ऑन क्वार्टरली बेसिस, प्रोवाइडेड, एक कंडीशन है, द इंक्रीमेंट प्रोविजन मेड फॉर NPA एट द एंड ऑफ एनी 4 क्वार्टर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर नॉट डेबिटेड 25% ऑफ द एवरेज 4 क्वार्टर्स। ये लाइन हमें समझनी पड़ेगी। पहली बात तो हमें समझ में आ गई कि हम CET1 कैपिटल को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्वार्टरली प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। पर जो हमारा इंक्रीमेंटल NPA है, इंक्रीमेंटल प्रोविजन ऑफ फॉर NPA, इसके लिए हम थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं, व्हाट इज प्रोविजनिंग ऑफ NPA, ओके। तो हम ये पहले हम प्रोविजनिंग ऑफ NPA समझेंगे, फिर हम समझेंगे इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग ऑफ NPA क्या होती है। तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ये है प्रोविजनिंग नॉर्म्स, ये मैंने ट्रू बैंकर्स करके एक वेबसाइट है वहाँ से उठाई है, ठीक है, मैं क्रेडिट दे रहा हूँ। तो व्हाट इज़ प्रोविजनिंग नॉर्म्स, तो जब भी बैंक लोन करता है तो लोन के अगेंस्ट एक प्रोविजनिंग करके रखता है कि अगर लोन NPA होता है तो हम इतना पैसा अपने प्रॉफिट से माइनस कर देंगे और वो हम उधर पे दे देंगे। तो मतलब मान लीजिए हमने 100 रुपये का लोन किया, एक बैंक ने 100 रुपये का लोन किया और उसका 20 रुपये का लोन ख़राब हो गया, तो वो प्रोविजनिंग करके रखेगी कि अगर हमारा लोन ख़राब हुआ तो हम अपने प्रॉफिट से ये माइनस कर देंगे, हम अपना प्रॉफिट कम दिखाएंगे क्योंकि हमको लॉस हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जैसे नॉर्मली बिजनेस में होता है। तो स्टैंडर्ड कैटेगरी का लोन होता है जो कि रेगुलर इसमें रिपेमेंट आ रही होती है, तो इसमें भी प्रोविज़न किया जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सभी टाइप के लोन में जनरली 0.40% हम प्रोविजनिंग करते हैं, किसका, लोन अमाउंट का। लोन अमाउंट का 0.40, अगर आप कार लोन लेने जाते हैं या और सोलर लोन लेने जाते हैं, जैसे भी जो भी लोन लेने जाते हैं, तो अपने आप बैंक 0.40% प्रोविजनिंग कर देता है लोन अमाउंट की। हाउसिंग लोन अगर 2 साल से ज़्यादा हो जाता है, पहले तो 0.40% रहता है हाउसिंग लोन का, बट आफ्टर 1 ईयर ये 2% हो जाता है। कॉमर्शियल रियल इस्टेट रेसिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर में 0.75% है, मतलब अगर रियल इस्टेट है पर वो हाउसिंग है तो 0.75%, पर केवल रियल इस्टेट है, हाउसिंग नहीं है, नॉर्मल कॉमर्शियल है, तो 1% प्रोविजनिंग होगी।
कब होगी? जब अकाउंट स्टैंडर्ड है। और एग्रीकल्चर और एसएमई के लिए 0.25। ये हमारे एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो ये हमको रट लेना है। ठीक है। अब सब स्टैंडर्ड कब हो जाता है? जब लोन एनपीए हो जाता है और इसको अभी 12 मंथ्स नहीं हुए हैं एनपीए होने को। एनपीए होने के बाद मान लीजिए 1 जनवरी को उसका रीपेमेंट आता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम। कैसे? जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को ईएमआई ड्यू है। ठीक है। तो 1 जनवरी को पहला महीना नहीं आया। ठीक है, तो एसएमए 0 में गया। दूसरे महीने भी नहीं आया। 1 फरवरी को भी ईएमआई नहीं आई, एसएमए 1 में आया। और 1 मार्च में भी नहीं आई, तो एसएमए 3 में गया। और इसके बाद ये हो जाता है अब एनपीए। 90 दिन तक नहीं आया, तो 1 अप्रैल को जैसे ही होगा ये, तो ये हो जाएगा एनपीए, क्योंकि 90 डेज तक कोई भी रीपेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड में पहुंच जाएगा। और ये सब स्टैंडर्ड कब तक रहेगा? मान लीजिए 1 जनवरी 2025 से वो रीपेमेंट फेल कर रहा है, तो 1 जनवरी 2026 तक ये सब स्टैंडर्ड में रहेगा, अप टू 1 ईयर। सॉरी, एनपीए के होने से तो एनपीए का डेट क्या है? 1 अप्रैल है यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में। तो उसके 1 साल तक 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक ये हमारा सब स्टैंडर्ड रहेगा। उसके अगले 1 साल बाद, ठीक है, फिर डाउटफुल 1 हो जाएगा, फिर डाउटफुल 2, फिर डाउटफुल 3। ये अलग अलग प्रोविजनिंग नॉर्म्स है। ठीक है। अगर सिक्योर्ड लोन है, हाउसिंग लोन है, कार लोन है, तो ये 15% प्रोविजनिंग है। और अनसिक्योर्ड लोन है तो 25% प्रोविजनिंग है। फिर सेकेंड ईयर में डाउटफुल 1 में 25% सिक्योर्ड लोन के लिए, अनसिक्योर्ड के लिए 100%। तो ये हमारे प्रोविजनिंग नॉर्म्स है। तो हम समझ गए कि क्या होती है प्रोविजनिंग। अब हमारा इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग क्या होता है? इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग ये होता है कि जैसे कि हमारा सब स्टैंडर्ड में हमने प्रोविजनिंग कर रखी थी, या फिर मान लीजिए स्टैंडर्ड में हमारी प्रोविजनिंग थी, पर जैसे ही लोन स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड होता है, मान लीजिए हमारा कोई भी कार लोन था, ठीक है, और हमने प्रोविजनिंग कितनी कर रखी थी? 0.40%। पर जैसे ही स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड में आता है ये, तो हमारी प्रोविजनिंग कितनी हो जाएगी? 15%। सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल में आता है तो सिक्योर्ड लोन की 15 से 25% हो जाएगी, या फिर अनसिक्योर्ड है तो 25 से 100। तो अगर इसी का ले हम सिक्योर्ड का ही बात करें अगर, तो 15 से 25% हुआ, तो ये डिफरेंस कितने का है? 10% का। तो ये जो 10% है ये होता है इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग। ये क्या हुई? इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग हुई। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब आते हैं अपने सर्कुलर में। सर्कुलर में हम बात ये कर रहे थे कि CT1 कैपिटल में क्वार्टरली प्रॉफिट हम ले सकते हैं, प्रोवाइडेड, कहाँ गया? ठीक है, मेरे को प्रोवाइडेड इंक्रीमेंटल प्रोविजन मेड फॉर NPA एट द एंड ऑफ एनी 4 क्वार्टर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट डेविएट 25% ऑफ द एवरेज ऑफ द 4 क्वार्टर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग है वो एट द एंड ऑफ एनी 4 क्वार्टर 25% से ज़्यादा डेविएट नहीं करना चाहिए फ्रॉम द एवरेज ऑफ प्रीवियस क्वार्टर। मान लीजिए हमारा क्वार्टर 1 में हमारा CT1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, CT1 कैपिटल हमें क्वार्टर 1 के कैलकुलेट करना है, और हमारा इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग जो है, जो हम 15% से 25% हुआ था, वो हमारा 25% से एवरेज जो है इसका 25% से ज़्यादा डेविएट कर रहा है लास्ट 4 क्वार्टर से। जो लास्ट ईयर का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर था, इसका जो एवरेज इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग है उससे अगर हमारा 25% से ज़्यादा डेविएट कर रहा है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, मान लीजिए कि हमको CT1 कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है,
और हमको उसमें प्रॉफिट्स इंक्लूड करना है क्वार्टर 1 के। पर क्वार्टर 1 में हमारा जो इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग है वो जितना भी है, कैसे अब अलग अलग लोन का अलग अलग होगा, 15 से 25% होगा, किसी का 25 से 100 होगा, ठीक है। तो अब ये जो डिफरेंस है वो लास्ट 4 क्वार्टर के, मतलब पिछले साल के चारों क्वार्टर का जो इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग जितना हमने किया था, ये जो इसका एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। इससे 25% से ज़्यादा डेविएट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी डाउट है कमेंट करिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।